वेलकम एवरीवन वंस अगेन। और इस नए वीडियो में हम आपको रिवर के बारे में बताएंगे कि इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो रिवर का जो हमारा वीडियो होगा टोटल बेटा 5 पार्ट्स में बनेगा और ये भी हमारा 1/5 वाला पार्ट है। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि डेली में बेसिस पर आपको रिवर के रिगार्डिंग सारी वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूँ। तो टोटली 5 पार्ट्स होगा कि रिवर का मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिवर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके कवर अप हो जाए ताकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ जो हमारे यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको पहली बार 2 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। एक है हमारे पास हिमालय प्रभाव वाले, ठीक है, वो नदियाँ जो कि हिमालय की तरफ से निकलती हैं, और कुछ वो नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय होती हैं, मतलब कि जो अपने प्रायद्वीप मतलब यहाँ पे ये कि बेटा जो ज़मीन से निकलेंगी, मतलब ज़मीन से क्या सभी लोग हैं जो हमारे साउथ की डायरेक्शन, जो हमारे साउथ वाली ये नदियाँ हैं, मतलब कि दक्षिण भारत वाली, उनको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, सीधी सी समझिए। और जो नॉर्थ वाली है उन्हें हिमालय कहते हैं। ओके, सिंपल सी बात है, ये समझिए। तो जो हिमालय वाली हैं उनको पूरा यहाँ पे बोला जाता है हिमालय अपवा तंत्र, और इसे हमने 3 पार्ट में बांटा है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, और जो प्रायद्वीपीय है हमारी, उसमें हमारी कुल जो कुछ नदियाँ हैं उनमें मेन वाली फिलहाल हम बात करते हैं, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ओके, तो ये तो नदियों, आपको जरूर एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा कि आपको सभी नदियों के नाम पता हो और कौन कहाँ से निकलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करते हैं हिमालय वाले की बात करेंगे। भारत की नदी में अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की नदी को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। उसमें हम बात करते हैं कुछ से पहले हिमालय नदियों से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज से, मतलब कि वर्ड से, जो कि आपको बार बार मे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक तो इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है डेल्टा के रिगार्डिंग, तो वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि एस्चुरी होता क्या है। एस्चुरी एक वर्ड है, जबकि एग्जाम्स के में कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं कि एस्चुरी होता क्या है। बोला गया सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वो क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, ठीक है। बोला गया कि अगर ये हमारा सागर है और यहाँ पर के नदियों का पानी आगे मिल रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे जिस जगह पे मिलेगा उस जगह को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस जगह को बेटा हम यहाँ पे उस जगह को हम यहाँ पे बोलेंगे एस्चुरी। ओके, ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी जो है एस्चुरी बनाती है। ओके, कई बार जब ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं तो वो बेटा ज्वार नाद मुख का निर्माण भी करती हैं, ज्वार नाद मुख भी बनाती हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ज्वार नाद मुख बनाने वाली नदियों के नाम बताइए। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये नदी एस्चुरी भी बनाती हैं या फिर ज्वार नद मुख भी का निर्माण भी करती हैं। ओके, डन। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेल्टा क्या होता है। बोला गया कि नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई पार्टों में बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको अगर ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। बोला गया कि पहले एक नदी आ रही है, ठीक है, इस नदी में बहुत छोटे छोटे कंकर्स हैं, पत्थर हैं, मिट्टियाँ हैं, कई प्रकार की। नदी अपने साथ बहा कर लेकर आ रही है। बट जैसे ही अगर समुद्र में यहाँ पे आकर मिलने वाली होगी तो इसके कारण क्या होगी, बढ़ जाती है। ऐसे अलग अलग जैसे रूट्स निकलती है ना ट्रीज़ की, ऐसे रूट्स निकल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा डेल्टा का निर्माण होगा। तो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाएगी, लगभग वो त्रिभुज क्षेत्र में बढ़ जाएगी, जिसे हम डेल्टा कहेंगे, ठीक है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। डेल्टा के कारण क्या होता है, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ की मतलब जो उसमें हमारी ईजिली खेती बाड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब उपजाऊ क्यों, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारी जो नदियाँ हैं, ज़्यादा डेल्टा जो है हमारी वो हिमालय वाली नदियाँ बनाती है। इसमें भी स्पेशली आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ओके, ये दोनों बनाती है। तो जब ये बनाती है तो होता ही है कि जब ये हिमालय से लेकर बंगाल तक ऐसे जाती हैं
तो रास्ते भर में आने वाली मिट्टियाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, प्लस हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों वाली मिट्टियाँ उसके साथ बहकर आती हैं, ठीक है, जिसके कारण मिट्टियों में पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उस पानी के द्वारा, ठीक है, उस मिट्टी में। तो इसलिए वो मिट्टी कैसे हो जाएगी हमारी उपजाऊ, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होने का कारण क्या होता है यहाँ पे कि जब मिट्टी के अंदर आपका क्या होगा, सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो आपकी क्रॉपिंग जल्दी हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेल्टा का निर्माण करने वाली किन्हीं 3 नदियों के नाम बताइए। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, डेल्टा, ये सारी नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं सिंधु नदी के बारे में। जैसे हमने बोला था ना हिमालय नदी को, फिर हमने पहला तो हमने नदियों को 2 पार्ट में बांटा है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। देन हिमालय को हमने 3 पार्ट में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पहले बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी का मेरे पास पिक्चर भी है मेरी, बट आपको समझ में नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। बोला कि जो सिंधु नदी है वो बेटा 5 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन सी 5 नदियाँ वो समझ लीजिए। पहली बार जो सिंधु नदी वो तिब्बत से स्टार्ट होती है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी का उद्गम या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, तो तिब्बत में, ठीक है, जो कि चाइना में है। देन वहाँ से होते हुए इंडिया में के अंदर एंटर करती है। देन इंडिया से वो पाकिस्तान जाती है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि 3 देशों से होकर गुजरती है। तो चाइना से गुजरेगी, तिब्बत, इंडिया, देन पाकिस्तान, देन जाके अरब सागर में मिलती है। फिर कौन सी, सिंधु नदी। तो हम बात करें सिंधु नदी की। सिंधु नदी का पार्ट समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर ये सिंधु नदी यहाँ पे तिब्बत है तो यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे ट्रैवल करेगी ये। तो जब ऐसे ट्रैवल करेगी तो बीच का ये जो पार्ट आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा इंडिया, ये वाला पार्ट आएगा पाकिस्तान और ये वाला पार्ट आता है हमारा अरब सागर। ओके, जब सिंधु नदी ऐसे ट्रैवल कर रही है तिब्बत से लेके अरब सागर तक, तो इसमें बीच में कुछ नदियाँ और जुड़ेगी, राइट। तो जैसे कि हमारी जो बीच में नदियाँ जुड़ रही हैं उनमें सबसे पहले जो नदी जुड़ेगी वो आपकी झेलम जुड़ेगी, जो कि लगभग यहाँ से ऐसे स्टार्ट होते हुए ऐसे यहाँ जाके जुड़ेगी, ठीक है, पाकिस्तान में जाके। इस झेलम से जो है आपका रास्ते में यहाँ पे व्यास मिलेगी, सॉरी पहले रवि मिलेगी, रावी से कई लोग रवि बोलते हैं, कई लोग रावी बोलते हैं, प्रॉपर नाम उसका रावी है। देन वहाँ पे व्यास मिलेगी। ओके, देन उसके आगे यहाँ पे सतलज मिलेगी, ठीक है। कितनी नदियाँ होगी, 3 और एक वो सिंधु, 4 ही होगी सिंधु अलग से। अब इसमें देखो जब आपकी झेलम जहाँ मिलती है फर्स्ट वाली जो थी, इसी बीच में यहाँ पे क्या होगा, चेनाब नाम की नदी भी आके क्या होगी, मिलेगी किसको, झेलम को, ये वाली। ओके, क्लियर है। इसीलिए सिंधु को कई बार पंच नदी भी कहा जाता है। ओके, सिंधु को यहाँ पे कई बार पंच नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पंजाब से होकर भी गुजरती है। इसलिए कई बार पंजाब का नाम कई बार प्रश्न किया जाता है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, क्योंकि वहाँ से 5 नदियाँ बहती हैं। ओके, जब ये 5 नदी पाकिस्तान में से होकर गुजरते हुए अरब सागर में जब जाके गिरती हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं पंच नदी। पंच नदी मतलब होता है 5 नदी। ओके, या पिक्चर यहाँ भी देख सकते हैं इजली, थोड़ा क्लियर पिक्चर है कि हमारी जो सिंधु नदी है उसमें पहले झेलम आती है, बस एट द एंड देखेंगे ध्यान से बिल्कुल, तो मिक्स तो हम कह ही नहीं सकते। ध्यान देखो कि पंच नदी कहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो रहा होगा सभी को। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से देखिए इस पर कि हमारी जो ये है कौन, सतलज नदी और ब्यास नदी पे हमारा इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस नदी के ऊपर हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आगे, सिंधु समझौता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता है क्या। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तभी समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ। इस समझौते के अंतर्गत ये हुआ था कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ, कौन सी 3 पूर्वी नदियाँ, व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को होगा और 3 पश्चिमी नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, चेनाब, झेलम पाकिस्तान की देखरेख में होगा। टोटल 6 नदियाँ हो रही हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। ओके, तो इसमें था क्या कि 3 जो उनको मिली थी उस 3 में ऐसा होना था, आपको बता देता हूँ, जो 3 नदियाँ पाकिस्तान को मिली और 3 जो भारत को मिली। तो 3 जो भारत को मिली इसका बेटा जो रेशियो था वो इससे 80-20 का था दोनों केस के लिए। इसके 3 का 80% पानी इंडिया लेगा और 20 पाकिस्तान को देगा, ठीक। और इसके 3 का 80% पानी पाकिस्तान रखेगा और 20 इंडिया को देगा। इस तरीके से बंटवारा हुआ था कब, नेहरू जी के टाइम पे, ओके, 1960 में। आगे बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। ये 3 देशों से होकर गुजरने वाली नदियाँ हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाइना, भारत, पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। ध्यान रहे कि चीन में, तिब्बत में भी कहाँ पर, मानसरोवर जो आपका पर्वत है या फिर वहाँ पे झील है, उसी पर्वत के पार, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से, क्वेश्चन आएगा कि भारत में सिंधु नदी कहाँ से होकर गुजरती है स्टार्टिंग में, तो लद्दाख के दमचौक नाम की जगह के पास से गुजरती है। और आगे बहती हुई नदी गिलगिट से होते हुए गिलगिट से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गिलगिट भारत का एक पार्ट है, तो जब एंट्री करती है पाकिस्तान में तो कौन से गाँव या शहर से करती है, आपके दर्दिस्तान के पास से, ओके। कराची से पूर्व होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर। देन भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो भारत का लेह शहर है वो सिंधु नदी के किस तरफ पाया जाता है। कई बार नदियों को लेकर से क्वेश्चन किए जाते हैं कि अगर ये नदी है तो वो किस शहर के दाएं या बाएं तरफ है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी है वो आपके दाएं तरफ बहती है। देन इसके पास के 5 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी, जो क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध मतलब ध्यान की लाइन से। तो पहला इसमें झेलम मिलेगा, देन चेनाब, देन रावी, देन व्यास, देन सतलज, ठीक है। अगर हम दिशा की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हुए ये आपकी दिशा में पाई जाने वाली नदी। सबसे पहले उत्तर में झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन व्यास, देन सतलज, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं चेनाब की। चेनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से होती है, ठीक है। K12 एक पहाड़ का नाम है, लारा दर्रा लारा दर क्या होता है कि हमारे 2 पहाड़ों के बीच के जो रास्ते होते हैं उसे दर या फिर दर्रा कहते हैं, ओके, उसे दारा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा तथा भागा नदी से होता है, इसलिए वहाँ पे से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नदी की बात करी जा रही है, चेनाब की, क्योंकि चेनाब नदी जो होती है इसका निर्माण 2 नदियों की मदद से होता है, ओके। कौन कौन सी, चंद्र प्लस भागा, मतलब 2 अलग नदियों। इसीलिए चेनाब को जिस जगह पे ऐसा होता है हिमाचल प्रदेश में, उस जगह पे इस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी की, जो कि स्टार्ट होती है हमारी कश्मीर की घाटी से। कश्मीर की घाटी में भी एक जगह है बैरीनाग, वहाँ से आपकी ये स्टार्ट होती है, जो कि 170 किलोमीटर का बॉर्डर भी क्रिएट करती है यही नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ पे पाई जाती है, पाकिस्तान के जंग के निकट एक जगह नाम है जंग, वहाँ के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। कौन सी, झेलम
पाकिस्तान में के पास चेनाब नदी से मिलती है, कहाँ पे? जंग के पास। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलेगा रावी नदी स्टार्टेड फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। रावी हमारे हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट होती है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रोहतांग एक पर्वत का नाम है। अगेन आपको रिपीट करता हूँ, दर्रे या दर्रा होता क्या है कि जब हमारे पास दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता गुजरता है उसे दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो यही रावी जो है रोहतांग दर्रे से होते हुए कश्मीर जाती है, देन पंजाब जाती है, देन वहाँ से पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान का अगेन जंग के निकट चेनाब से जाके मिल जाती है। कौन? आपकी रावी। तो चेनाब से पहले झेलम मिलती है, उसके बाद रावी मिलती है, और दोनों ही नदी जंग नाम के जगह पे जाके मिल जाते हैं पाकिस्तान के पास। कौन सी? झेलम और रावी किस में मिलती है? चेनाब में। डन। नेक्स्ट बात करते हैं सतलज नदी की। तो कुछ लोग सतलज को सतलुज भी कहते हैं, तो परेशान मत होइएगा कभी भी। जो सतलज नदी है वो हमारे तिब्बत के पास से स्टार्ट होती है। तिब्बत में एक जगह राक्षस ताल, वहाँ से स्टार्ट होती है, और पैरेलल टू द सिंधु फ्लो। ठीक है, और ये पैरेलली फ्लो करती है इसके सिंधु के। पैरेलल मतलब कि एक साथ सेंटर, जैसे हमारी ये लाइनें हैं कॉपी पे पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, और एंटर इनटू द एचपी। एचपी मतलब यहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी, उसके बाद पंजाब में, देन पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में कहाँ जाएगी? भावलपुर। भावलपुर में क्या होगा? वहाँ पे चेनाब नदी जाके मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए, चेनाब के साथ आपकी झेलम भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है, और सतलज भी मिल रही है। तो झेलम और रावी आपके जंग नाम की जगह के पास मिल रही है, और सतलज आपकी भावलपुर के पास मिल रही है। ओके, बिफोर मीट टू चेनाब नदी इट्स कनेक्ट टू व्यास रिवर। और जब ये आपकी चेनाब से मिलती है उससे पहले इसमें व्यास नदी आके मिलती है। ओके, अब ध्यान से पिक्चर में बात देख सकते हैं। सतलज में जब सतलज जा रही है यहाँ पे, तो आप देख सकेंगे कि व्यास इससे रास्ते में आके मिल रही है। क्लियर। और अब आगे चल के सतलज यहीं पे क्या होता है आपका, सीधा जाके झेलम में चेनाब में मिलेगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलेंगे व्यास नदी के बारे में। रोहतांग दर्रे से निकलती है। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल कर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है ये व्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी? रोहतांग दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ के कुल्लू घाटी से बहते हुए पहले रोहतांग दर्रे से निकलेगी, तो हिमाचल प्रदेश में जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के द्वार के यहाँ जगह से बहते हुए पंजाब के हरीके नाम की जगह में सतलज नदी से जाके मिल जाती है व्यास। ओके, नेक्स्ट बोलेंगे हरीके के बारे में जगह एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। हरीके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी का संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर कब, कहाँ, कैसे निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा क्या होता है हरीके क्षेत्र में सतलज नदी संगम होती है किसके साथ? व्यास के साथ। तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है? इंदिरा गांधी नहर बनती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है, होकर गुजरात जाती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई अधिकतम 470 किलोमीटर है। ओके, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये कौन से राज्य में है। डन। पाकिस्तान के भावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, मतलब सिंधु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। जब पांचों नदी एक साथ मिल जाएंगी तो पंचनद कहलाएगी। अब 45 किलोमीटर चलने के बाद आपकी क्या होगी? आगे जाके एंटर करती है आपकी अरब सागर में। देखो देखिए, इस पॉइंट पे बोला जा रहा है। क्लियर है। यहाँ से आगे जाएगी अरब सागर में। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो थोड़ा सा फोकस से दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे बोला जा रहा है पंचनद, और ये छोटा सा एरो है, ये 45 किलोमीटर का एरो है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, सिंधु जल समझौता ऑलरेडी आपको बता दें कि 1960 में बंटवारा हुआ था, जिसमें ईस्ट की नदियाँ व्यास, रावी, सतलज इंडिया को मिली, और वेस्ट की नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम पाकिस्तान को मिली, जिसमें 80-20% का हुआ था। ये हुआ हमारा सिंधु नदी तंत्र। आगे हम सेकंड पार्ट में आपको
आगे हम आपको क्या करेंगे, किसमें, आपकी गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।